नमस्कार, इंडियन एनालिसिस सबकी बार 400 पार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। अब लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और लक्ष्य 2019 से कहीं बड़ा, अब की बार 400 पार। जिस तरह से अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगातार 2023 में जिस तरह से जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़े, तभी से ये माना जा रहा कि 2023 से ही इन लोकसभा विधानसभा चुनाव के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात करें, लगातार इंडिया गठबंधन पर जो बैठकों का दौर जारी है और कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है। और अगर इंडिया गठबंधन हो जाता है तो फिर मुकाबला एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में होगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति, स्ट्रेटजी की बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर, तो खास तौर पर उत्तर का जो बेल्ट है, अभी हाल ही में जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन अगर हम दक्षिण की तरफ जब जाते हैं तो कर्नाटका में जिस तरह से चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ, वहां पर वो सफलता भारतीय जनता पार्टी वहां पर हासिल नहीं कर पाई। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो अपने संगठन स्तर के माइक्रो जो एक मैनेजमेंट है उस पर लगातार काम कर रही है, वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की, अभी तक जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं है। तमाम सारी चीजें हैं। 22 तारीख को भी राम मंदिर को लेकर एक बड़ा जिस तरह से कार्यक्रम है और उस पर पूरा फोकस्ड भारतीय जनता पार्टी का वहां पर है। क्या इसके जरिए एक बड़ा गेन या जो बड़ा एक लक्ष्य रखा है वो भारतीय जनता पार्टी उसके जरिए पहुंचना चाहती, तमाम सारी चीजें हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरह से अब की बार जो 400 पार का लक्ष्य है किस तरह से हासिल होगा या जो कहां से आएंगी वो जो 100 सीटें। क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए के खाते में 92 सीटें आई थी। सीधी सी पे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका हम परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, इस एनालिसिस विश्लेषण को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं अभिनव बरौलिया जी, प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस। अभिनव जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में हैं। देवदत्त दुबे साहब आपका भी स्वागत करता हूँ। मैं सीधे वंदना त्रिपाठी जी के पास में आता हूँ। वंदना त्रिपाठी जी, अब की बार 400 पार, और अगर हम 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास में सीटें थी 330। ये 100 सीटें कहां से आ रही हैं? देखिए, जो सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार। ये जो तथाकथित अब की बार 400 पार नारा आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से लिया गया है। इसे हम कह सकते हैं कि तथाकथित ही कह सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से हमने नहीं कहा है कि अब की बार 400 पार। हाँ, पर अवश्य हम कोशिश जरूर करेंगे कि हम अब की बार 400 पार। मैं आता हूं वंदना जी, शायद कुछ वॉइस में प्रॉब्लम है। मैं इससे पहले मैं अभिनव बरौलिया जी के पास में आता हूं। अभिनव बरौलिया जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कैसे लोकसभा चुनाव में आप गेन करेंगे? हालांकि अभी आपका इंडिया गठबंधन भी पूरी तरीके से आकार प्रकार में नहीं आया है। देखिए सक्सेना जी, जैसे कि आप जानते हैं कि 6 महीने में 6 राज्यों में चुनाव हुए। 3 राज्यों में कांग्रेस जीती, जिसमें देखा होगा आपने कर्नाटक में 40 सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त हुई और जबरदस्त जीत कांग्रेस को मिली। भाजपा से एक जो खरीदा हुआ राज्य था वो जीता। उसके बाद तेलंगाना में एक जबरदस्त जीत प्रादेशिक पार्टी से हमको मिली। और इसी तरीके से उत्तर भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को जीत मिली। तो मुकाबला बराबरी का है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं तो शायद हमारा सिनेरियो इस
परिप्रेक्ष्य में ज्यादा चलता है, लेकिन आप उठा के देखेंगे इस देश में इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत ताकतवर है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा में आज आप देखेंगे कि वाईएसआर ने विलय किया है कांग्रेस के साथ, तो आंध्रा में भी हमारी स्थिति मजबूत हो गई है। तेलंगाना हुआ, महाराष्ट्र में आपको मालूम है कि अगाड़ी जो है वो पूरे ताकत से, शिवसेना और एनसीपी सब पूरी ताकत से है। उसके बाद आप बिहार, झारखंड, बंगाल, यहां देखेंगे स्थिति एकदम जबरदस्त है इंडिया गठबंधन के लिए। नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे मणिपुर पूरे तरीके से स्थिति खराब है, वहां पे भी जो जितनी सीटें हैं वहां पर भी बहुत संघर्षपूर्ण है बीजेपी के लिए पिछली बार से ज्यादा। और आप ऊपर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वहां कोई स्थिति अभी क्लियर नहीं है। पंजाब, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में भी इंडिया गठबंधन की ही आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी है। तो ले देके बची 5-6 राज्यों में जहां पर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी है, सभी जानते हैं पीक पर है, एक बिल्कुल जो कहते हैं ना शिखर से ऊपर तो कुछ होता नहीं है। तो शिखर जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 28, 25 में से 25 राजस्थान में, 11 में से 9 छत्तीसगढ़ में, गुजरात में पूरी की पूरी, मतलब एक पीक है। तो उस पीक से, शिखर से नीचे ही आता है जो भी होता है। चलिए वंदना जी जवाब दे दीजिए, उस समय कुछ प्रॉब्लम थी वॉइस को लेकर, आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं। पुनः सभी को नमस्कार। और ये जो कह रहे हैं अभिनव जी कि भारतीय जनता पार्टी अपने शिखर पर है 3 राज्यों में, तो भारतीय जनता पार्टी अपने शिखर पर हर राज्य में पहुंचेगी। उसका कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूती से काम कर रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर प्रदेश का संगठन और केंद्र का संगठन समन्वय बनाकर कार्य कर रहा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर आई है। जैसा कि आपने अभी देखा कि पिछले 3 विधानसभा चुनावों में किस प्रकार से जनादेश भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में था। तो जो कांग्रेस शासित 2 राज्य थे वो भी हमने अपने हिस्से में ले आए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है, और माइक्रो मैनेजमेंट की जो सो कॉल्ड कॉपी करने की कोशिश मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी कर रहे हैं, और बूथ से लेके, पन्ना से लेके, मंडल से लेके प्रदेश और जिले की बात कर रहे हैं। तो ये कॉपी करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर उतारने के लिए आपके पास कार्यकर्ता भी होना चाहिए। अलायंस बना लेने से आपका संगठन मजबूत नहीं हो जाता है। काम आपके संगठन के कार्यकर्ता ही आपके लिए करते हैं, जो आपके जमीनी कार्यकर्ता है वही है। आप एक नया रिश्ता बना लेंगे। लेकिन वंदना जी जहां पर आप फतेह हासिल कर रहे हैं, विजय मिल रही है, वहां पर आप कहते हैं कि हमारा संगठन बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां अभी चुनाव हुए, अभिनव जी उसका भी जिक्र कर रहे थे, वहां आपको सफलता नहीं मिली, फिर वहां पर संगठन को क्या हो जाता है? देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट का जो काम है वो हर जगह चल रहा है, और लोकसभा में 2024 के हिसाब से हमने काम करना शुरू भी कर दिया है। और उसके लिए आपने देखा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किस प्रकार से नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हर राज्य को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। हर प्रदेश को कार्यक्रम दिए जा चुके हैं, चाहे वो प्रादेशिक स्तर के कार्यक्रम हो, मोर्चों के कार्यक्रम हो, मंडल के कार्यक्रम हो, जिले स्तरीय कार्यक्रम हो, हर तरह के कार्यक्रम हमारे हर मोर्चे को, हर जो हमारी बॉडी है उसको दिए जा दोबारा चुके हैं। सेकंड राउंड में आऊंगा वंदना जी आपके पास। देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में हैं। देवदत्त दुबे साहब, भले ही वंदना जी कह रही हैं कि ये हमारा कोई नारा नहीं है कि अब की बार 400 पार, लेकिन इनके तमाम सारे जो नेता हैं लगातार ये बात कर रहे हैं कि हम 400 सीटें इस बार जीतेंगी। भले इसको नारे के अंदाज में ना कहें, लेकिन 400 सीटें जीतने का तो उनका लक्ष्य है। लेकिन सवाल यहाँ पर इस बात को आता है कि बहुत कुछ फोकस भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण की तरफ रहा, लेकिन वो उतनी सफलता नहीं मिली। इतना जरूर है कि उत्तर में जिस तरह से जिन राज्यों में, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो नहीं थे, वहाँ पर कमबैक जिस तरह से किया, और मध्य प्रदेश में एक बेहतर गेन किया है। कैसे ये चीज़ें होंगी कि 400 पार इसमें करेगी? कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को इस बार हम 400 पार कर जाएंगे? देखिए, राजनीति में हमेशा बड़ा चढ़ाकर दावे किए जाते हैं, एक माहौल बनाने के लिए, जनता के बीच एक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, और विरोधियों को हतोत्साहित करने के लिए। कई नारे असफल भी हुए, कुछ नारे सफल भी हुए। जैसे मध्य प्रदेश में पिछली बार भाजपा ने 150 पार का नारा दिया, 23 में सफल हो गया। तो 2018 में 200 पार का दिया था, तो
असफल हो गए थे। तो जरूरी नहीं कि हर नारा सफल हो, एक इच्छा महत्वाकांक्षा जो रहती है वो जाहिर करते हैं। और अभी भाजपा का चूंकि थोड़ा मनोबल बढ़ा हुआ, 3 राज्यों में उसने अच्छी सफलता ली है। उत्तर भारत में वो है राम मंदिर मुद्दे को लेकर एक अच्छा माहौल बना रही है। तो स्वाभाविक उसके जो रणनीतिकार हैं वो यही कहेंगे कि हम 400 पार के उस तरफ जाएंगे। लेकिन ये सब जरूरी नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहां भाजपा को अभी भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप अभी देख लें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और भी राज्यों में, और जैसे महाराष्ट्र में है शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गई है। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां ही बदली हुई है 2019 की अपेक्षा। लेकिन आपने भी देखा 19 के चुनाव के कुछ महीने पहले ही जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पूरे देश में भाजपा का माहौल बन गया। और अभी आप 22 जनवरी को देखेंगे पूरे देश में जिस तरह से राम मंदिर के उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, सनातन का जिस तरह से सनसनी बन रही है, तो उससे भाजपा के नेताओं का स्वाभाविक मनोबल बढ़ेगा। लेकिन हम जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां भाजपा अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में टोटल वोटर पिछड़ गई, और 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। तो ऐसे 10 लोकसभा क्षेत्र अभी भी इस विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखा तो एक भाजपा के सामने चुनौती है। लेकिन यदि वैसा सिनेरियो देखें तो भाजपा 29 को टारगेट किए हुए, छिंदवाड़ा भी इस बार उसके निशाने पे। अमित शाह लगातार वहाँ के दौरे कर रहे हुआ। लेकिन अभी विधानसभा में 7 सीटें कांग्रेस ने वहाँ जीती, भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो दावे भी रहते हैं, वादे भी रहते हैं, और उनके लिए प्रयास। बेहतर बात दे दो दुबे साहब, आप कर रहे हैं। मैं सेकंड राउंड में आऊंगा तो अहम जिसका जिक्र आपने कर दिया है कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, और अगर इंडिया गठबंधन होता है तो क्या किस तरह की स्थिति परिस्थितियां बनती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए भले काफी पिछड़ गई अगर सीटों के लिहाज से कांग्रेस, लेकिन अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज में मध्य प्रदेश का ही उदाहरण ले लें तो लगभग उसी वोट परसेंटेज में कांग्रेस रही है जो 2018 में थी। मैं सीधे अभिनव जी के पास में आ जाता हूं। अभिनव जी, जिस तरह से जिक्र किया देवदत्त दुबे साहब ने कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अब जो 22 तारीख का एक बड़ा आयोजन राम मंदिर को लेकर है, आपको नहीं लगता कि यही है कि एक बड़ा लक्ष्य, कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है? देखिए, जनता अब हर चीज से अवेयर मतलब समझती है कि 2 करोड़ रोजगार की बात भी जानती है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा इसी गारंटी के साथ किया था मोदी जी ने, और इसी गारंटी के साथ 15-15 लाख आएंगे, लेकिन जिसको बाद में नकार दिया गया था कि ये जुमला है। तो ऐसे मतलब वादे नहीं करना चाहिए जो बाद में जुमला साबित करना पड़े। तो ये जनता अवेयर है, वादे अपनी जगह। अभी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जनता को दिख रहा है कि 3100 की धान किसान देख रहे हैं कि हमें तो किया ही नहीं, अभी तक आदेश जारी नहीं किया, 10 चीजें हो रही हैं लेकिन हमारे आदेश तो आ नहीं रहे हैं। वहीं वो जो बेरोजगार युवा थे, 2 से 3 लाख पद तत्काल सरकार बनते से भरने वाले थे, उस पर भी कोई आदेश नहीं हुआ। 450 का सिलेंडर, ऐसी तमाम बातें हैं जो जनता समझती है। तो हम ऐसा लगता है ये जो सेंट्रल इंडिया में आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर को लेके हर इंसान खुश है, हर इंसान जानता है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान की भी तो बात करेगा साथ में। वो चर्चा भी तो करता है कि हमारे रोटी कपड़ा मकान का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है। अभी ट्रक ड्राइवर्स वाली हड़ताल थी, उस पर फिर बैकफुट पे आई। जिस तरीके से जनता के बीच में चर्चा है कि किसानों का मुद्दा पता है कि आंदोलन हुआ था तो कितनी परेशानी हुई थी, तो इसलिए जब औकात वाली बात कलेक्टर ने करी और तत्काल जब पूरे देश में खाद्य आपूर्ति रुकी और सब रुका तो सरकार सरेंडर हुई। तो तानाशाही एक सीमित समय तक चलती है, उसके बाद धीरे 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 परतें खुलती हैं। और आप देखेंगे कि मैं वही बात बार बार बोल रहा हूं कि वोट परसेंट की जहां तक बात है, हमें भी वोट मिला है मध्य प्रदेश में। ऐसा तो नहीं है कि 40% वोट हमें भी मिला, अगर इनको 50% 48% मिला है। तो ये सारी चीजें जो हैं मिलजुल कर आगे बढ़ती हैं। और आप देखेंगे हम यहाँ पे शिखर जो मैंने बताया ना आपको, मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां जगह पे ये पीक पर है। और आप देखेंगे हमारे यहां पर कम से कम 100 से 150 सीटें बढ़ेंगी। ये सोचने वाली बातें रहेंगी, आगे जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। लेकिन इतना है कि यहाँ पे भी गेन करेगी, इंडिया गठबंधन गेन करेगी, कांग्रेस पार्टी गेन करेगी। साउथ में तो आपको मालूम है कि साउथ में वंदना जी, अहम बात जिस तरह से अभिनव जी कह रहे हैं कि आप अभी जहां पर हो वो पीक पर हैं, और लेकिन जब बात आती है उन दक्षिण के राज्यों की जहां पर आपको एक बेहतर
परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है। दो चीज़ें हैं, एक तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी वहाँ पर भी माइक्रो मैनेजमेंट संगठन स्तर पर है, क्या जो ये टारगेट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने जिस तरह से अब की बार 400 पार कह रहे हैं, आपने नारा नहीं दिया, लेकिन इतना तो जरूर आपके सारे नेता कह रहे हैं कि हम 400 पार इस बार जीतेंगे, तो क्या वो राम मंदिर एक इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि नहीं इस बार राम मंदिर के जरिए जिस तरह से 22 तारीख का एक भव्य आयोजन है और इसी के जरिए हम उस आंकड़े तक पहुंचेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो तानाशाही का जो ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये पहले स्पष्ट कर लें कि तानाशाही कहां चलती है। कल इनके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि राम मंदिर में जब एक मूर्ति है तो दूसरी मूर्ति क्यों। तो इस तरह की बात करना एक सनातन की परंपरा चली आ रही है और जिसके तहत राम मंदिर बनने जा रहा है, ये लोग सनातन का हमेशा विरोध करते हैं। फिर इनके यहाँ के नेता बोलते हैं राहुल गांधी कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, राहुल गांधी को इतना बड़ा नेता क्यों कह रहे हो। इस तरह की बातें इनके यहाँ चलती हैं, तानाशाही की बातें करते हैं, राम विरोधी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का नाम लेकर कभी भी चुनाव में नहीं उतरती है। भगवान राम के कारण, भगवान राम के लिए और भगवान राम के हितों के लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे और भगवान राम का आशीर्वाद हम पे है। और भगवान राम राम मंदिर को बनवाने के लिए तो हमने अपनी सरकारें खोई हैं। 16 दिसंबर 1992 का दिन कोई नहीं भूल सकता, जब 4 राज्यों में हमने अपनी सरकार, 4 राज्यों में हमने 6 दिसंबर 4 राज्यों में हमने अपनी सरकार खोई थी और बाद में उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के लिए कहा था कि ये बहुत दुखद है। तो जब राम भगवान के लिए हम अपनी सरकारें खोने को तैयार हैं, तो कैसे ये कह सकते हैं कि हम राम के नाम पर राजनीति करते हैं। हाँ, लेकिन इन लोगों की तरह सनातन का विरोध नहीं करते, तानाशाही नहीं दिखाते कि अपने जो लीडर हैं उसको कह दें वो कोई बड़ा नेता नहीं है। हम, जो मैंने कहा, माइक्रो मैनेजमेंट में विश्वास रखते हैं। पन्ने से लेके, बूथ से लेके, मंडल से लेके, जिले से लेके, प्रदेश से लेके केंद्र तक कार्य करते हैं और हमारा हर नेता अपने आप को कार्यकर्ता समझकर काम करता है। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी जी, तानाशाही की बात तो कहीं है नहीं। दिग्विजय सिंह जी, आप जैसे हम साधारण लोग हैं, वैसे ही सब जो एक सवाल होता है जायज कि वो एक मूर्ति जो स्थापित की गई थी, जिनकी रामलला को हम जिसमें रखते थे, वहां पे दिया लगाते थे सारी, वो मूर्ति कहाँ है, इतना सा सवाल पूछा है। सनातन का इसमें कहीं कुछ विरोध ही नहीं है। अब आप लोग इसको इशू बनाए कि अरे ये तो राम विरोधी हैं, तो सनातन विरोधी हैं, तो इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना। बात बता दीजिए मुझे अभिनव जी, तो आप एक बात बता दीजिए मुझे अभिनव जी कि आपके यहाँ के जो नेता है वो सनातन को डेंगू मलेरिया क्यों कहते हैं। देखिए, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देता हूँ। हर चीज का विरोध करना है आपको, राम से जो भी दक्षिण के राज में सनातन को नहीं मानते हैं। दक्षिण में आपको पता, अच्छा दक्षिण के बारे में जानती है, क्यों लगती है, दक्षिण के बारे में जानती है, सबसे ज्यादा मठ मंदिर है, सबसे ज्यादा पूजा पाठ होती है, सबसे ज्यादा। लेकिन ऐसा ढोंग नहीं करते आपकी तरह दिखावा, राम के नाम पे वोट का मांगते हैं, राम के नाम पे चंदा खा जाते हैं आप लोग, चंदा चोर हैं आप लोग, चंदा खा गए राम के नाम पर। अब इवेंट कर रहे हैं बड़ा बड़ा, खूब बड़ा इवेंट करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आइए। क्या बात होती है, रोटी कपड़ा मकान रोजगार की बात करो तो चुप हो जाते हैं आप लोग। ये कोई बात होती है? जरा से में आपको लगने लगता है इशू बनाने की बात है। आपने क्यों नहीं किया? सनातन की बात है, सनातन में अभी शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं, ताली बजा रहे हो। शंकराचार्य जी, पूरी के शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं, राजीव मैं गांधी सुनाऊं आपको। की सरकार बने, शंकराचार्य जी आपने क्यों नहीं बनवाया? मोदी से बड़े हो गए क्या शंकराचार्य जी? शंकराचार्य जी का वंदना जी, अभिनव जी, वंदना जी, अभिनव जी, शंकराचार्य जी चलिए कर दिया। चलिए आता हूँ, थर्ड राउंड में आऊंगा। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। मैं चाहता हूं कि देवदत्त दुबे साहब से ये चीजें कुछ ले लूं। मैं उस पॉइंट्स पर आता हूं क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस आंकड़े की, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से एक बेहतर गेन 2019 में किया और अब बड़ा एक लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। कांग्रेस की जो स्थिति रही है, कांग्रेस अब कहीं ना कहीं इंडिया जो गठबंधन है उसके जरिए एक बेहतर परफॉर्म की बात कर रही है। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह मैंने शुरुआत की थी, ठीक है, मध्य प्रदेश का हम उदाहरण के जरिए जा रहे हैं
कि अगर 41% जो वोट के लगभग थोड़ा कम 18 के मुकाबले कुछ होगा पॉइंट्स में कांग्रेस का, लेकिन उतना उसका वोट परसेंटेज मिला है। लेकिन अगर देखा जाए जो तमाम सारे अन्य दल हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, इसका जो फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाया। अगर इंडिया गठबंधन बन जाता है, हम मध्य प्रदेश का भले ही जिक्र कर रहे हैं उस आंकड़े की, अगर पूरे फिर होल सिनेरियो में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक चुनौती उस 400 पार के आंकड़े को लेकर रहेगी भारतीय जनता पार्टी के सामने या एनडीए के सामने। देखिए, राजनीति में सब लोग अपनी जीत के लिए प्रयास करते हैं, और यदि प्रयास ऐसे होते हैं कि इनमें समझौता हो जाता है दलों में, अभी 3 राज्यों में तो नहीं कर पाई कांग्रेस की, बसपा सपा को नहीं हटा पाई, और यदि ये कर रही है, जैसे बसपा सपा से समझौता हो जाता है कांग्रेस का, तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां उसको अच्छी खासी मदद मिलेगी, और भाजपा के लिए चुनौती होगी एक तरह से। वो बैरिकेड का काम करेंगे, गति अवरोधक का काम करेंगे, अन्यथा तो वो जिस मनोबल के साथ जो उड़ान भर रहे हैं, जैसे हनुमान जी ने लंका के लिए भरी, ऐसी वो उड़ान भर रहे हैं अभी तो। लेकिन बात यह कि आप विकल्प दो। आप विकल्प कैसे देंगे? जब आप संगठित होकर लड़ेंगे, आपके नेता तय करेंगे आपकी नीति क्या होगी, इन सब मुद्दों पे जब आप बेहतर स्थिति बनाएंगे, जनता को बेहतर विकल्प देंगे, तब कहीं जाके चुनौती होगी। अन्यथा तो जो मनोबल बढ़ा हुआ है उत्तर भारत के राज्यों में, खासकर भाजपा की जो स्थिति है, अभी तो उनके शुरू हो गई तैयारियां, प्रत्याशी चयन हो गए, प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी जैसे उन्होंने चौंकाने वाले प्रयोग किए थे कि लोकसभा 7 सांसदों को विधानसभा का लड़ा है। अभी मेरी जो जानकारी 3 राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी और कविता पाटीदार को वो राज्यसभा से लोकसभा का चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। और भी जिन मंत्री वरिष्ठ विधायकों को उन्होंने मंत्री नहीं बना पाए, उनको भी लोकसभा भेज सकते हैं। तो एक तो बेहतर प्रत्याशी की तलाश कर रहे हैं, जमावट कर रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस समय से पहले प्रत्याशी तय कर दे। कांग्रेस में अक्सर हम देखते क्या है कि दावेदारों को इतना थका हरा देते हैं, एक सीट से एक 2 दर्जन दावेदार आपने देखा होगा। 1 महीने तक पीसीसी में सब भीड़ लेके आ रहे थे। यदि वो सब एकजुट होकर विधानसभा में काम करते तो आराम से बहुमत आ जाता। लेकिन जैसे एक का टिकट घोषित होता है और जो वो इतना प्रयास पैसा लगा चुकते हुए, तो उनको फिर अपमान लगता है कि हम 4-5 हजार लोगों को लेके आए भोपाल तक और हमें टिकट नहीं मिला। फिर वो हराने जुट जाते। वो कहते भी हैं कि यदि इनको मिला तो ये हार जाएंगे, तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी हराने में जुट जाते। कांग्रेस में यही हुआ कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद अन्य दावेदारों ने टांग खिंचाई शुरू कर दी। तो कांग्रेस इतना मौका न दे सकती प्रदर्शन का, पहले ही अपने प्रत्याशी। चलिए, बेहतर बात रणनीति की आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रणनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे निकल जाती है। अभिनव जी, जिस तरह से देवदत्त दुबे साहब बात कर रहे हैं, अगर हम 14 की बात करें, 19 की हम बात करें, तो कांग्रेस बहुत नीचे पहुंची। और लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो अपनी एक रणनीति बना रही कि उसको और बेहतर और बेहतर और बेहतर। अगर कांग्रेस की हम बात करें, अगर हम देखें तैयारियों को लिहाज से देखें, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के जो विधानसभा का चुनाव लड़ा उसी अंदाज में लड़ा। मेरा सीधा सा सवाल क्या है, क्या पूरा कांग्रेस इसी बात को लेकर लिए बैठी है कि अगर इंडिया गठबंधन के जरिए ही मात भारतीय जनता पार्टी को दी जाए? नहीं, देखिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हम यहाँ इतने जहां पे सीधी टक्कर है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वहां पे हम पूरी ताकत से, हमारे कैंडिडेट्स आप देखेंगे कि पूरी ताकत से हम बहुत जल्दी डिक्लेयर भी करेंगे। और आपको देखने को मिलेगा कि जो मुद्दे हैं, हम जमीनी मुद्दे हमेशा, हमने पिछला चुनाव भी पॉजिटिविटी के साथ लड़ा और ये चुनाव भी हम पॉजिटिविटी के साथ लड़ेंगे। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे कर्मचारियों की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे संविदा कर्मचारियों की जो एक बेसिक समस्या है, जिस जगह पे हम कमजोर हैं, जहां पे हम, मैंने बताया आपको, जहां
पीक चल रहा है, जो पीक चल रहा है वहां पर हमें कैसे नीचे लाना है भाजपा को, उसकी तैयारी हमारी बखूबी चलिए, तो आप बहुत देख अच्छे सकते से हैं, तो आप देख सकते हैं कि भले ही सर्द मौसम हो, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जो गर्माहट आपने देखा, हमारी डिबेट में भी देखा, हमारी चर्चा में भी देखा, और अब जो जंग है वो 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, वही कांग्रेस की अगर हम बात करें, जिस तरह से अभिनव जी कह रहे हैं कि हम पहले कैंडिडेट करेंगे या फिर रणनीति रहेगी या फिर इंडिया गठबंधन के जरिए कहीं ना कहीं जो फाइट होगी वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ होगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर अब की बार 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है कि इस लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे, वही अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर हम विपक्ष की बात करें तो इंडिया गठबंधन के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मात देने की जो रणनीति है, बैठकें हैं, वो लगातार चल रही हैं। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से अब ये जो लड़ाई है लोकसभा चुनाव की 2024 की देश में, प्रदेश में देखने को मिलती है। IND एनालिसिस में इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।